हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लीगल टर्मिनोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं कानूनी शब्दावली। जो हमारे वर्ड्स कोर्ट में यूज़ किए जाते हैं, जो कानूनी तौर पर यूज़ किए जाते हैं, हम उनको आज शॉर्ट में देख लेते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। सबसे पहला वर्ड है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ वो होता है जो केस फाइल करता है, जिसको हिंदी में कहते हैं वादी। हु फाइल्स अ सिविल सूट, और ये सिविल सूट में यूज होता है, सिविल केसेस में यूज होता है। यहाँ एक हो सकता है प्लेंटिफ, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा हमारा वर्ड है प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट, जिसके अगेंस्ट प्लेंटिफ ने केस फाइल किया होता है, यानी जिसके अगेंस्ट वादी ने केस फाइल किया होता है, उसको कहते हैं प्रतिवादी। यहाँ पर भी एक से ज्यादा डिफेंडेंट हो सकते हैं। तीसरा हमारा वर्ड आता है कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट वो होता है जिसको हिंदी में कहते हैं शिकायतकर्ता, जो कोई कंप्लेंट केस फाइल करता है, और ये क्रिमिनल केसेस में होता है, ठीक है, सिविल केसेस में नहीं होता। जब कंप्लेनेंट कोई भी कंप्लेंट केस फाइल करता है, ठीक है, 156(3) की एप्लीकेशन लगाता है, रीड विद सेक्शन 200 ऑफ CRPC बिफोर द कंसर्न मजिस्ट्रेट। तो जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो 190 CRPC के अंदर कॉग्निजेंस लेके 200 के अंदर एग्जामिन करते हैं कंप्लेनेंट को, और उसके बाद कंसर्न पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर दे देते हैं, जब उनको लगता है कंप्लेनेंट की हाँ इसमें कॉग्निजेंस लेना चाहिए, अदरवाइज वो डिसमिस भी कर सकते हैं, ठीक है। जब कोई भी कंसर्न पुलिस ऑफिसर हमारे आसपास के थाने का आपकी FIR दर्ज नहीं करता है, तो आप 156(3) की एप्लीकेशन लगा सकते हैं अपने मजिस्ट्रेट के सामने। चौथा वर्ड आता है हमारा अक्यूज्ड। अक्यूज को कहते हैं दोषी या मुलजिम, जिसके अगेंस्ट कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट फाइल किया है। पांचवा हमारा आता है कानूनी सहायता, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में लीगल एड। जो अक्यूज्ड होते हैं उनको पेश किया जाता है जब कोर्ट के सामने, तो वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो स्टेट अपने एक्सपेंस के ऊपर उनको लीगल एड प्रोवाइड कराती है और उनको वकील प्रोवाइड करवाती है। ऐसे ही जो सिविल सूट्स होते हैं, जिसमें पॉपर सूट जिसको कहते हैं, जो इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, जो भी लिटिगेंट होते हैं सिविल केसेस में, उनको भी स्टेट अपने एक्सपेंस पे लीगल एड प्रोवाइड करवाती है, जिसको सरकारी वकील कहते हैं। जैसे हमारे दिल्ली में DSLSA है, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वो लीगल एड प्रोवाइड करती है। फिर आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट को हिंदी में कहते हैं स्वीकृति या अभिस्वीकृति, यानी रिकॉग्निशन, एडमिशन, एडमिट करना किसी चीज को, एक्सेप्ट कर लेना। जैसे कि मान लीजिए कभी कभार हम केस फाइल करते हैं, तो उसमें मैंडेटरी होता है कि आप नोटिस भेजिए अपोजिट पार्टी को, तो नोटिस भेजते हैं तो अपोजिट पार्टी आपके नोटिस की सर्विस ले लेती है, मतलब आप देते हैं स्पीड पोस्ट के थ्रू, तो वो ले लेती है। हमारे पास जो फिर स्पीड पोस्ट की रिसिप्ट निकल के आती है, जो POD जिसको कहते हैं, प्रूफ ऑफ सर्विस, उसमें हम देखते हैं तो लिखा रहता है कि आइटम बैग्ड, आइटम बुक्ड, आइटम आउट ऑफ डिलीवरी, आइटम रिसीव। तो उसको भी हम एक्नॉलेजमेंट कहते हैं लीगल टर्म के अंदर, यानी कि उस बंदे ने आपका जो का नोटिस है वो एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसको हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। या फिर जब आप कोई गुड्स की डिलीवरी करते हैं अपोजिट पार्टी को, प्लेंटिफ डिलीवरी करता है डिफेंडेंट को, और डिफेंडेंट क्या करता है, गुड्स एक्सेप्ट कर लेता है, और जो चालान होता है, जो रिसिप्ट होता है, जो एक बिल बुक होती है, उस पर साइन कर देता है। इसका मतलब एक्नॉलेजमेंट, यानी रिकॉग्निशन, एडमिशन, एडमिट कर लिया उसने, एक्सेप्ट कर लिया आपके गुड्स, तो वो जो हस्ताक्षर होंगे उसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। इसके बाद आता है एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन या कार्य स्थगन। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है, जैसे कभी कभार क्या होता है, हम कोर्ट में जाते हैं तो हम कहते हैं कि जो प्रॉक्सी काउंसिल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं मेन काउंसिल के बिहाफ पे, और जिस हिसाब से कहते हैं, जज साहब आई सीक्स एडजॉर्नमेंट बिकॉज द मेन काउंसिल इज नॉट वेल टुडे। इसका मतलब वो जो प्रॉक्सी काउंसिल होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ मेन काउंसिल, वो ये कहते हैं कि सर जो मेन काउंसिल है उनकी तबीयत आज ठीक नहीं है, तो मुझे एडजॉर्नमेंट चाहिए, मुझे यानी आज डेट दे दीजिए, आज मैं प्रोसीडिंग नहीं करना चाहता, तो उसको कहते हैं स्थगन।
फिर आता है एडजुडिकेशन, यानी कि न्यायिक निर्णय। अब ये जो न्यायिक निर्णय होता है इसको कहते हैं जुडिशियल डिटर्मिनेशन, यानी एक्ट और प्रोसेस ऑफ एडजुडिकेटिंग एनी मैटर और एनी डिस्प्यूट। यानी कि न्यायिक निर्णय, यानी जो जज साहब होते हैं वो शुरू से लेके अंत तक जो हमारा एक केस है वो चलता है, तो वो जो भी प्रोसीडिंग स्टार्ट टू एंड होती है, यानी उसमें एग्जामिनेशन भी होता है, जिसको कहते हैं हिंदी में गवाही। गवाही हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। फिर जज साहब ऑर्डर कर देते हैं डिक्री या डिसमिसल या सेंटेंस या एक्विटल। तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है इसको कहते हैं एडजुडिकेशन, न्यायिक निर्णय। ठीक है, इसका एग्जाम्पल वही है डिक्री या फिर डिसमिसल। अब आता है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस मतलब होता है संज्ञान ले लेना। किसी भी एक्ट के ऊपर, कोई भी एक्ट होता है उसके ऊपर जज साहब जब संज्ञान ले लेते हैं, यानी विचार करके कंप्लेंट को दर्ज कर लेते हैं। जैसे अभी हमने 156(3) की बात की थी, तो जब भी कोई कंप्लेनेंट होता है वो एफआईआर कराने जाता है, और एफआईआर कराने जाता है तो जो थानेदार होता है वो उसकी एफआईआर नहीं लिखते, मना कर देते हैं कई बार जाने के बाद। तो उस चीज से तंग होकर के कंप्लेनेंट क्या करता है, 156(3) रीड विद सेक्शन 200 एक कंप्लेन फाइल कर देता है कोर्ट के अंदर, और जज साहब उसके ऊपर संज्ञान ले लेते हैं, यानी कॉग्निजेंस ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, 190 सेक्शन सीआरपीसी के अंदर कॉग्निजेंस संज्ञान ले लेते हैं, 200 के अंदर एग्जामिन करते हैं, 156(3) के अंदर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर देते हैं पुलिस ऑफिसर को कि आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करिए। उसके बाद ये सब प्रोसीजर जब एग्जॉस्ट हो जाता है तब एफआईआर होती है। जज साहब करवाते हैं ये, कॉग्निजेंस लेते हैं, संज्ञान ले लेना, क्योंकि जब पुलिस ऑफिसर कोई एक्ट नहीं करती है तो उसके बाद माइनर। माइनर किसको कहते हैं, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से कम जो भी होगा वो माइनर होगा। 17 साल 364 दिन, 365 नहीं 364 दिन। फिर जुरिस्डिक्शन क्या होता है, जुरिस्डिक्शन हम कहते हैं क्षेत्राधिकार, यानी कि एक कोर्ट जो होती है उसका एक लिमिट होता है, क्षेत्राधिकार होता है, जिसके अंदर ही वो अपने काम कर सकते हैं, अपने पावर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी जैसे मान लीजिए अब आपका ईस्ट हो गया, तो ईस्ट के जितने भी थाना होगा, ईस्ट के जितने भी हमारे वहाँ पर क्रिमिनल एक्ट होंगे वो सारे जाएंगे शाहदरा कोर्ट के अंदर। तो और इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के भी जाएंगे शाहदरा के अंदर, और इसी तरह से हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना एक कोर्ट होता है, जैसे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट 30,000। तो इस तरह से जितने भी क्षेत्राधिकार होते हैं उसको कहते हैं जुरिस्डिक्शन, उसके अंदर ही हमारी कोर्ट काम करती है, उसके बाहर नहीं, वो उनकी लिमिट होती है। अब आता है एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट को हिंदी में कहते हैं शपथ पत्र। ये एक टेस्टिमोनी होती है इन राइटिंग, और ये ऑन ओथ होती है, सोन बाय द डिपोनेंट। डिपोनेंट जो होता है वो होता है जो साइन करता है, जो एफिडेविट बनवा रहा है खुद के लिए कि मैं ये आई सो एंड सो एज अबाउट दिस एंड दिस, आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, ऐसे करके उसमें कुछ 4-5 पैरा होते हैं, और अपना उसके अंदर एफिडेविट में जो भी उसको शपथ लेना है वो लेता है, और जहां उसको कोर्ट में देना होता है वो देता है। तो या फिर किसी कहीं पे भी मांगा जाता है एफिडेविट, तो किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में या एडमिनिस्ट्रेटिव काम में भी कई बार मांग लेते हैं, तो आप देते हैं लिख करके अपना शपथ पत्र। लेकिन आप उसको सोच समझ कर लिख के देते हैं, मतलब बता कर ही देते हैं, क्योंकि वो अटेस्टेड होता है। दूसरी चीज वो एफिडेविट है, आपने शपथ ली है, टेस्टिमोनी, वो आपके अगेंस्ट कोर्ट में भी यूज किया जा सकता है, इसलिए हमेशा एफिडेविट को सोच समझ कर बनवाएं। फिर आता है जज। जज जो होता है वो होता है न्यायाधीश। ये होते हैं जो जज हम बोलते हैं, वो बोलते हैं सिविल केसेस के जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं जो कोर्ट में बैठते हैं सामने, उनको हम कहते हैं जज। वो होते हैं सिविल केसेस में, और मजिस्ट्रेट होते हैं वो होते हैं क्रिमिनल केसेस में, उनको हम कहते हैं मजिस्ट्रेट या फिर दंडाधिकारी। फिर आता है जजमेंट। जजमेंट वो होता है, हिंदी में कहते हैं निर्णय या फैसला, एन ओपिनियन ऑफ अ जज। यानी कि जजमेंट जो होता है जब सारी प्रोसीडिंग हो जाती है उसके बाद जज साहब ऑर्डर करते हैं या सेंटेंस करते हैं या डिक्री करते हैं, डिसमिसल करते हैं, कोई भी ऑर्डर करते हैं, जब लास्ट में बिल्कुल आफ्टर डिसाइडिंग ऑल द इश्यूज, उसके बाद क्या होता है,
उसका एक जजमेंटल होता है ओपिनियन, जो जज साहब अपने ओपिनियन अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से पूरा लिखते हैं, एंड आई डिक्री दी सूट सो एंड सो विद इंटरेस्ट ऑफ इट। तो वो जो भी जजमेंट होता है पूरा का पूरा, वो होता है जज साहब का फैसला कि मैंने क्यों किया, मैंने किस बेस पे किया, मैंने क्या इसमें देखा, मैंने क्या इसमें गवाही देखी, मैंने इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देखे, क्या किसके फेवर में था, क्या किसके फेवर में नहीं था, किसने क्रॉस एग्जामिन में क्या एडमिट कर लिया, किसने नहीं किया। तो वो सारी चीजें डिसाइड करके जो जजमेंट होता है वो होता है, जो कई सारे पेजेस का होता है। फिर आता है नॉन अपीयरेंस। नॉन अपीयरेंस मतलब होता है गैर उपस्थिति, गैर उपस्थिति ऑफ एनी ऑफ द पार्टी, यानी उपस्थित होना, नॉन उपस्थित होना। जैसे स्कूल में होता है प्रेजेंट नॉन प्रेजेंस, इसी तरह से होता है उपस्थित नॉन उपस्थित। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो आपकी अपीयरेंस लगाई जाती है, जिसको हम कहते हैं अपीयरेंस। और जब आप नहीं जाते हैं तो वहां पर लिखा रहता है ऑर्डर शीट में, नन इज अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट। तो ये ऑर्डर शीट होती है जिसमें अपीयरेंस नॉन अपीयरेंस होती है।